मेरे सम्मानित प्रिय, हम लोगों ने 1917 चंपारण सत्याग्रह को देखा, 1918 में खेड़ा आंदोलन को देखा और 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल को भी हम लोगों ने देखा। इन तीनों में एक खास और एक महत्वपूर्ण बात आपसे मैं बता दूं कि अगर इन तीनों से क्वेश्चन आता है तो इन तीनों क्वेश्चन को आप समझिएगा कि लेबोरेटरी के प्रथम प्रयोगशाला के तौर पर चंपारण सत्याग्रह तो जरूर था, लेकिन पहली बार किसानों के लिए एक वास्तविक आंदोलन के तौर पर उनका खेड़ा आंदोलन ही था, जिसमें से टैक्सेशन को लेकर के बात हुई, कर नहीं दो आंदोलन का एक स्वरूप तैयार हुआ था। और जहां तक अहमदाबाद की बात है तो अहमदाबाद में बस आपको यह ध्यान रखना है कि मिल जो मालिक थे और मजदूरों के बीच में एक झड़प हुई। मतलब जो मजदूर थे वो चाह रहे थे कि हमारे जो मजदूरी है, जिसको वेजेस बोलते हैं, उसमें इजाफा होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वो इजाफा वो 35% चाह रहे थे और वो ऐसा कर नहीं रहे थे, जिसके कारण वहां पर गांधी जी को पार्टिसिपेट करना पड़ा और गांधी जी ने पहली बार अहमदाबाद में ही आमरण अनशन का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो 1915 में उनका एंट्री आप देखे, 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना को आप देख लिए, 17 में चंपारण सत्याग्रह को देख लिए, 17 के बाद 18 में खेड़ा आंदोलन को देखे, उसी 18 में आप अहमदाबाद में भी मिल मालिकों के खिलाफ एक आंदोलन को आप लोगों ने देखा। लेकिन अब देखिए क्या है ना कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ना है तो इसका जो है ना ग्लोबलाइज सेक्शन थोड़ा सा करके अटैच होता है। जैसे आप समझिएगा इस बात को कि हमारे घर में कोई युद्ध चल रहा है, जैसे इसको ऐसे समझना है, थोड़ा इकोनॉमिकल चैन में समझिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे कि हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका में इकोनॉमिकल सेक्शन अच्छा चल रहा है, जिसके जिसके कारण भारत में सेंसेक्स में उछाल आया। अरे भाई ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि अभी जो वर्तमान संदर्भ है, जो ना जो ग्लोबलाइज सेक्शन चल रहा है, हम लोग का वैश्विक चल रहा है, तो जिस समय हम लोग का आंदोलन चला था उसमें भी तो इसका वैश्विक प्रभाव होता होगा। जैसे कि वैश्विक प्रभाव आप लोगों को बताया कि लाला हरदयाल वहां सैन फ्रांसिस्को से आकर के पार्टिसिपेट कर रहे थे, बरकतुल्ला उधर अफगानिस्तान से चीजों को देख रहे थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि आंदोलन का जो स्वरूप था वो भारत के संदर्भ में तो चल ही रहा था, लेकिन उसका वैश्विक इफेक्ट भी देखने को मिला। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण आपको बता दें, जो नाम सुना होगा आपने, खिलाफत। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले तो इसको जानिए कि 1919 से 1922 तक का यह सफर है, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से हम लोग आगे बढ़ेंगे और लास्ट इसके बेहतर अप्रोच तक पहुंचेंगे, ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में किसी तरह के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला बात तो खिलाफत 1919 से 1922। और इस तरह वैश्विक में आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1914 से 18। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक घटना हुई थी वैश्विक स्तर पर। क्या हुई थी इसको ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच में, ब्रिटेन और जो तुर्की था उसके बीच में एक संधि हुई, समझौता हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ। उस समझौते का नाम है सोवर्स की संधि। क्वेश्चन आता भी है, कौन सी संधि? सोवर्स। ध्यान रखना है, एक संधि हुई सोवर्स की संधि, और ये सोवर्स की संधि हुई किसके बीच में? ब्रिटेन प्लस टर्की के बीच में। ध्यान रखना है, ब्रिटेन और तुर्की के बीच में एक सोवर्स की संधि हुई। इस संधि का क्या था मामला कि इस संधि में जो खलीफा थे, जो तुर्की के खलीफा थे, उनके सारी पावर को खत्म कर दिया गया। मतलब समझ सकते हैं कि पूरे विश्व के मुसलमान उसको अपना धर्म गुरु मानते थे, इष्ट मानते थे, और उसके पावर को खत्म कर दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। तो निश्चित तौर पर पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों में इसके प्रति असंतोष की भावना हुई। और अगर पूरे वर्ल्ड में हो रहा है तो भारत इसमें पीछे कहां जाने वाला है? भारत में भी तो होना लाजमी है। भारत के लोगों में भी असंतोष की भावना हुई। और आपको पता है कि इधर गांधी जी का भी मामला चल रहा था। गांधी जी में असंतोष की भावना का जो लहर है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए फैल रहा था कि उधर जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि उनको पलवल हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि तक को वापस कर दिया था। तो अब यहां पर क्या है ना कि गांधी जी को लगा कि चलो एक महत्वपूर्ण बात हुई, क्योंकि आप इसके थोड़े से पीछे हम लोग जाते हैं, बैकअप में जाते हैं, तो आपको एक चीज पता है कि 1905 के बंगाल विभाजन में जब हम लोग का क्रांति करने का विचार काफी एपेक्स पे था, बहुत बेहतर रूप से था, तो वहीं 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई वो आकर के किसी न किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल का तो काम किया। मतलब आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो तेज दौड़ रहे हैं और अचानक से आपको टर्न लेना पड़े, अचानक से आपके सामने कुछ गड्ढा आ जाए, अचानक आपके सामने कुछ एक ऑब्स्टेकल आ जाए, तो पक्का आपके स्पीड को तो कम करना पड़ेगा। और इस बात को जरा सोचिएगा कि 1905 में जो जागरूकता थी वो बहुत बेहतर था,
तभी तो करजन को रिएक्शनरी व्यू का यूज करना पड़े, बंगाल को विभाजन करने की बात उसने सोच दिया था। और आप लोग देखे भी कि 19 जुलाई 1905 को यह संपन्न भी कराया गया। तो खैर देखिए, हर एक चीज का एक कड़ी से कनेक्टिविटी है और आप सेपरेट चीजों को अपने पास नहीं रख सकते हैं। आप जिन चीजों को पढ़िएगा उसके साथ आपको कनेक्शन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से मॉडर्न इंडिया तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैंने पहले भी बताया था कि स्टिक वाइज सेक्शन है और इस स्टिक वाइज सेक्शन पे बहुत सारी चीजों को खत्म कर दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी समय आपके पास है और इस समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें और सदुपयोग कीजिएगा तो आप एक बेहतर अप्रोच तक पहुंच पाइएगा। नहीं तो रट्टा मारिएगा तो आपके पास रहने वाला है नहीं। तो इस चीज को समझिएगा। तो इधर सोबर्स की संधि किसके बीच में? ब्रिटेन और तुर्की के बीच में। खलीफा, तुर्की के खलीफा के पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इससे भारत के मुसलमान भी खफा हो गए। और यहां पर अली बंधु ने, ध्यान रखिएगा, अली बंधु, अक्सर क्वेश्चन पूछता है ये अली बंधु थे कौन? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, दो नाम याद रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। वैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसमें सहयोगी के तौर पर कौन काम किए? अबुल कलाम आजाद का भी नाम आता है, तो ध्यान रखना है। तो अली बंधु में कौन थे? तो अली बंधु में थे मौलाना मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली। इन दोनों को कहा जाता है अली बंधु। और साथ ही साथ अबुल कलाम आजाद, यानी आप कह सकते हैं कि अबुल कलाम आजाद का भी पार्टिसिपेशन इसमें हुआ था। आप सोचिएगा बात को कि मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इन दोनों नेतृत्व करता थे, सहयोगी के तौर पर अबुल कलाम आजाद थे। और इस खिलाफत आंदोलन में सबसे खास बात क्या थी? एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, खिलाफत कमेटी, और इसका नाम रखा गया था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। याद रखना इस क्वेश्चन को, ये तारीख इसको जरूर याद रखिएगा। 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय कमेटी का स्थापना किया गया। और सबसे अच्छी बात है कि इस कमेटी के अध्यक्षता के तौर पर गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। और इसकी अध्यक्षता के बाद एक अप्रोच तो बहुत अच्छा आया कि भारत में उस क्रांति के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का एक मंच तैयार हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो 1905 में 1906 एक ऑब्स्टिकल था, आज एक बहुत बेहतर मौका था जब हिंदू मुसलमान एक मंच पे आ गए। देखिए, दोनों का टारगेट में ब्रिटेन आएंगे, चाहे जो भी कारण हो, ये सोबर्स की संधि का कारण हो, लेकिन अभी तो तत्काल दोनों के जो दुश्मन थे वो तो ब्रिटेन ही थे ना। तो अब दोनों का जब पावर जुड़ेगा, हिंदू मुस्लिम एकता का मंच तैयार होगा, तो पक्का हमारे द्वारा किए गए कार्य का जो इफेक्ट जोन होगा वो ज्यादा अच्छा हो पाएगा। अब देखिए क्या होता है कि 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का स्थापना निर्माण किया गया और इसके पर पहली बार अध्यक्षता की गांधी जी ने। यह इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन यह भी पूछता है कि 31 अगस्त 1920 को, ध्यान रखना है, खिलाफत दिवस के तौर पर मनाया भी गया। तो यहां पर क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि खिलाफत आंदोलन था क्या? तो खिलाफत आंदोलन था कि ब्रिटेन और टर्की के बीच में जो एक समझौता हुआ, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिससे पूरे विश्व के मुसलमान इससे खफा हो गए, क्योंकि उनके जो खलीफा थे, जो धर्मगुरु थे, उनके पावर को खत्म कर दिया गया इस समझौते के बाद। तो अब क्या किया गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी इसको लेकर के काफी असंतोष की भावना में थे और उन्हें लगा था कि यह एक अच्छा मौका है जब उसके खिलाफ हम मुहिम छेड़े, और उस मुहिम का नाम था खिलाफत आंदोलन। इस मुहिम का पूरा फायदा गांधी जी को लगा कि चलो एक समय आया है जब ये एक हिंदू मुस्लिम एकता मंच को तैयार किया जा सकता है। और इस तरह से एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का निर्माण 23 नवंबर 1919 को हुआ और इसकी अध्यक्षता भी गांधी जी ने पहली बार किया, यानी कह सकते हैं इसकी अध्यक्षता गांधी जी के हाथों में था। इसके अलावा 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के तौर पर मनाया भी गया। ये दोनों डेट के साथ क्वेश्चन पूछता है, इस पर थोड़ा आप लोग का अप्रोच अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा नेतृत्वकर्ता की कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। कभी कभी इन दोनों का नाम ना देकर के अली बंधु देगा। और सहयोगी के तौर पर थे अबुल कलाम आजाद। एक सवाल यह भी पूछता है, ध्यान देना, एक सवाल पूछता है कि इसमें दो पत्रिकाओं का काफी पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है, कामरेड और अल हिलाल। अक्सर क्वेश्चन आता भी है। देखिए ये जो दोनों पत्रिका है, ये दोनों पत्रिका ने खिलाफत आंदोलन के संपूर्ण व्याख्या को, कंप्लीट इसके अप्रोच को भारत के समक्ष रखा भी। तो ये याद रखिएगा, प्रचार प्रसार में ये दोनों पत्रिकाओं का एक काफी अहम भूमिका रहा, कामरेड और अल हिलाल। अब चलिए, खिलाफत आंदोलन की ये बात हुई। साथ ही साथ जब ये शिष्टमंडल की तैयारी हो गई थी,
तो एक शिष्टमंडल भी तैयार किए थे गांधी जी ने, और उसके डॉक्टर अंसारी को अध्यक्ष बनाया गया था और भेजा गया था इंग्लैंड कि जाइए आप वायसराय से बात कीजिए इन तथ्यों पर, ताकि इसका क्या परिणाम हो सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि ये जो सौहार्द की भावना थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता का मंच की जो तैयारी हुई थी, ये बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। और इसी बीच में एक घटना हुई, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, 1921 की घटना, जिसका नाम है मोपला विद्रोह। ये मोपला विद्रोह ने हिंदू मुस्लिम एकता के मंच को विध्वंस कर दिया, खत्म कर दिया। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि जिस हिंदू मुस्लिम एकता का मंच का नाम था खिलाफत आंदोलन, वो आंदोलन का स्वरूप मोपला विद्रोह के बाद खत्म होता नजर आया। एक्चुअली है क्या इसमें, इस चीज को समझिएगा। ये आपका इंडिया, पेनिसुलर इंडिया है, और ये आपका वेस्टर्न पार्ट है, इसको हम लोग मालाबार तट बोलते हैं, इसको हम लोग कोरोमंडल, ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न। इसी मालाबार तट, ये जो मालाबार तट है, इसी मालाबार तट पर एक जगह है जिसको हम लोग मोपला बोलते हैं। और यहां मोपला में क्या था कि वहां पर अंग्रेज का जो टैक्सेशन है, उस टैक्सेशन को वसूला जाता था जमींदारों के द्वारा। जमींदार थे नमुद्री ब्राह्मण, नमुद्री ब्राह्मण, और वहां के जो गरीब किसान थे, जो मुसलमान थे, उन दोनों के बीच झड़प हुई टैक्सेशन को लेकर। क्योंकि देखिए क्या था ना कि टैक्सेशन ले तो रही थी अंग्रेज, लेकिन उस बीच में माध्यम का काम, मीडिएटर के का काम कर रही थी नमुद्री ब्राह्मण। तो ये जो लड़ाई थी टैक्सेशन के खिलाफ था, लेकिन इसको सांप्रदायिक हवा दे दिया गया। और जो खिलाफत कमेटी का जो निर्माण हुआ था, जो खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, उस सूत्रपात को खत्म कर दिया गया 1921 में मोपला विद्रोह के बाद। यानी हिंदू मुस्लिम एकता जो मंच बनी थी वो विध्वंस हो गया इस काम के बाद। वहीं इसका परिणाम क्या हुआ, तो 1924 में वहां पर टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार बन गई, और इस तरह से इस खिलाफत जैसी चीजों को खत्म कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आपसे सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं खिलाफत आंदोलन से। तो पहला तो ये सवाल कि इसके नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली, यानी ये ध्यान रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु। साथ में सहयोगी कौन, अबुल कलाम आजाद। प्रचार का माध्यम कौन कौन था, अल हिलाल और कामरेड। साथ ही साथ यह सवाल पूछा जाएगा कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया, 31 अगस्त 1920। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक, 1919 से 1922। खत्म कब हुआ, जब 1924 में टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार बनी। साथ ही साथ यह भी सवाल पूछा जाएगा कि ये जो 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था वो किस संधि के उपरांत हुआ था, तो वो सोवर्स की संधि थी, जिसमें ब्रिटेन और तुर्की के बीच में एक संधि हुई थी। इसके अलावा अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो निर्माण हुआ था उसकी पहली अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने की थी। और गांधी जी ने एक कमेटी का भी निर्माण किया था। उस कमेटी के अध्यक्ष, इस मंडल के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर अंसारी को इंग्लैंड भेजा था, ताकि वायसराय से वो डिस्कशन कर पाए। ये आंदोलन में ऑब्स्टेकल के तौर पर कौन काम किया, तो ध्यान रखना है कि इस आंदोलन में ऑब्स्टेकल के तौर पर काम हुआ मोपला विद्रोह 1921 में, जो मालाबार तट, यानी मालाबार तट कहां, केरला, यानी उसका घाट कौन सा, पश्चिमी घाट, जहां पे मोपला में विद्रोह हुआ। मोपला में विद्रोह हुआ किसके किसके बीच, ये हुआ नमुद्री ब्राह्मण और वहां के गरीब किसान जो मुसलमान थे, उन दोनों के बीच में, जिसे सांप्रदायिक हवा दे करके इसे पूरी तरह से क्या किया गया कि खिलाफत कमेटी का जो खिलाफत आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चल पा रहा था, उसके खिलाफ कह सकते हैं एक सांप्रदायिक हवा थी। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा वैश्विक एक इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग का कड़ी जारी है, और अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ना शुरू किए हैं। तो किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं ना, तो उन चीजों के पढ़ने के क्रम में एक चीज अपने दिमाग में जरूर रखिए कि सबसे पहले आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप फैक्चुअल बातों को अपने पास ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं जब तक आपका एक अप्रोच बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इस कड़ी में अब चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। क्योंकि हम जितने भी आंदोलन की बात करें उसमें गांधी जी के कंसर्निंग की बात चल रही है, तो खिलाफत आंदोलन के बाद अब ये वक्त आ गया है जब हम लोग देखेंगे ना अपील होगा, ना वकील होगा और ना दलील होगा।